हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन धाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन एक रिवीजन की ज़रूरत तो होती ही है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उन टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए इस सेशन को पूरे फोकस के साथ देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 से लेकर 23 मई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, ये क्वार्टरली जारी किया जाता है और इस बार जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वो हुई है 78। तो इस हिसाब से भारत कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है, ये हम जानेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। तो भारत को इस बार 199 देशों में 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। 78वीं भारत की रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। पिछली रैंक क्या थी जो फरवरी 2025 में जारी हुआ था, 75 फिफ्थ इसकी रैंक थी। लेकिन इस बार क्या मिली है, 78 मिली है। क्वार्टरली इसको रिलीज किया जाता है और वर्तमान रैंकिंग के अनुसार भारतीय बिना वीजा या सरल प्रक्रियाओं के साथ 50 गंतव्यों यानी 50 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। टॉप की बात करें तो टॉप प्लेस पर है सिंगापुर। सिंगापुर लगभग 190 प्लस देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, 78वां मिला है। कंफ्यूज नहीं होना है, 75वां नहीं करना है। 75वां फरवरी में मिला था, इस बार 78वीं रैंक है भारत की। सिंगापुर टॉप पर रहा है और भारत जो है 56 डेस्टिनेशंस पर बिना वीज़ा के एंट्री कर सकता है और जो सिंगापुर है वो 190 प्लस देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। सेकंड प्लेस पर आता है जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात और थर्ड प्लेस पर आता है स्वीडन। तो आपको टॉप 3 कंट्रीज और भारत की रैंक को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 90 दिवसीय मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है। तो 90 डेज का मेरा भारत मेरा योगदान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया है, जो कि 90 दिन का है। और इसको किसने शुरू किया है इस कैंपेन को, तो जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता, उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पेट्रोल डीजल की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना इसके उद्देश्य हैं। बात कर रहे हैं अगर हम दिल्ली की, तो आपको कुछ मतलब दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी रेखा गुप्ता जी को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे उन्होंने दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली आफ्टर केयर योजना भी शुरू की, जो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, जिसमें 18 साल के जो बच्चे अनाथ आश्रम से निकलते हैं उनकी उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको उच्च शिक्षा दिलाई जाएगी। क्योंकि 18 साल तक तो अनाथ आश्रम में उनकी सेवा की जाती है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, लेकिन 18 साल के बाद उनका ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, अपना रोजगार का साधन प्राप्त कर सकें, उच्च शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए दिल्ली आफ्टर केयर योजना रेखा गुप्ता जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा आपको दिल्ली से और क्या याद आना चाहिए, तो जो दिल्ली के एलजी हैं तरनजीत सिंह संधू, उनके द्वारा दिल्ली की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को भी मंजूरी मिल गई है। तो आपको दिल्ली देखते से ये सारी चीज़ें अपने माइंड में हिट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है अभी सहदेव यादव जी को। तो सहदेव यादव जी को चुना गया है साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलें। तो देखिए 12 मई 2026 को अहमदाबाद में आयोजित चुनाव बैठक में सहदेव यादव जी को सर्वसम्मति से साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा ये पहले से किस किस चीज़ के अध्यक्ष हैं, तो उनकी हम बात करें तो इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो भारत में निकाय काम करता है वेटलिफ्टिंग के लिए। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के ये उपाध्यक्ष हैं।
इसके अलावा बात करें तो एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में असिस्टेंट प्रेसिडेंट के पद पर भी ये कार्यरत हैं। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ये दो आपको याद रखनी है कि इसके अध्यक्ष हैं। तो इनको क्यों बनाया गया है, तो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनमें वेट लिफ्टिंग, उनमें भारत तोलन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। आगे चलते हैं। तो देखिए दक्षिण एशियाई साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय भारोत्तोलन संगठन है। और इसका उद्देश्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया में वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, रीजनल कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देना, इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर देना भी इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब भारत में जो निकाय काम करता है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उसको अगर हम देखें तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष तो आपको पता ही है, सहदेव यादव पहले से इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, आगे चले। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किस बीमारी के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो अभी हाल ही में एबोला वायरस के वजह से, एबोला वायरस आउटब्रेक की वजह से WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। तो आपको याद रखना है किसकी वजह से, एबोला वायरस की वजह से। तो अफ्रीका में ये काफ़ी ज़्यादा इसका आउटब्रेक हो रहा है और वहाँ पर एक नदी है एबोला, वहीं। और मेन बात करें कि एबोला फैलता कैसे है, तो एबोला जो है मेनली बैट यानी चमगादड़ की वजह से फैलता है। और वहाँ पे किसी व्यक्ति ने इस नदी के किनारे चमगादड़ को खा लिया और जब वो गांव में आया तो सभी लोगों को एबोला हो गया है। ठीक है, तो WHO ने लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा यानी कॉन्गो और युगांडा में एबोला वायरस के तेजी से फैलते प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। और आपको इसके अलावा अभी बात करें कि कॉन्गो के पूर्वी इटूरी प्रांत है, वहां पर एबोला से अब तक 80 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो भी संदिग्ध की हालत में हैं। ठीक है, आंकड़ा तो हालांकि कम दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी 80 लोगों की मौत हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो उसकी जो मीटिंग होनी थी 1 से 2 जून को, उसको भी स्थगित कर दिया गया है, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। जब ये आउटब्रेक थोड़ा कम हो जाएगा तब उस मीटिंग को किया जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें एबोला वायरस की तो ये कैसे फैलता है, तो ये संक्रमित व्यक्ति जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे उसका ब्लड, उसका सलाइवा, उसका स्वेट या वॉमिट के सीधे संपर्क में आने से फैलता है एबोला वायरस। ठीक है, और दुनिया में पहला एबोला वायरस का मामला कहाँ देखने को मिला था, तो 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसका पहला मामला आपको देखने को मिला था। और बात करें अगर एबोला की, तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसका कोई पूरा इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है एबोला का। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अभी हाल ही में सौरभ विजय। तो सौरभ विजय को ही उदय के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सौरभ विजय जी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बन गए, इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। और ये जो UAIDAI है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। और ये जो मंत्रालय है वो हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा संभाला जाता है, याद रखना है। इसकी स्थापना कब, 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। और बात करें इसकी, तो आप सबको पता है कि इसमें पहचान के लिए 12 अंक होते हैं आपके आधार कार्ड में, आप सबको पता होगा। तो इसके मुख्य उद्देश्य भारत के सभी निवासियों को आधार नामक 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना है। तो आपको इसके CEO का नाम याद रखना है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात यहाँ चल रही है 2026 में, तो ये किसने जीत लिया है, तो ये जीता है
यांग शुआंग जी और लिन किंग ने। किसने? यांग शुआंग जी और लिन किंग ने। आपको उपन्यास का नाम भी याद रखना है, ताइवान ट्रैवलॉग। किसके लिए जीता है? ताइवान ट्रैवलॉग के लिए उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 को जीत लिया है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है मूल रूप से चीनी भाषा में लिखने, चीन में कौन सी भाषा, मैंदारिन भाषा चलती है, तो चीनी भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंग जी और उनके जो ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया है, लिन किंग, उनको संयुक्त रूप से ये प्रदान किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, तो किन किन को प्रदान किया गया है? यांग शुआंग जी और लिन किंग को ये प्रदान किया गया है। और किसके लिए किया गया है? तो ताइवान ट्रैवलॉग के लिए उनको ये प्रदान किया गया है। इसमें पुरस्कार राशि लगभग 53 लाख रुपए है, आपको याद रखना है पुरस्कार राशि भी। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज की हम बात करें तो एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रति वर्ष अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड, इसके अलावा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। इसके पहले भी हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस में इंटरनेशनल बुकर प्राइज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आप लास्ट क्लासेस जो हैं उनमें जाके देख सकते हैं, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये किसको मिला है। आगे चलें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है 2025 का भी आपको याद रखना है। तो भारतीय लेखिका जो है बानू मुश्ताक, उनको और उनकी जो अनुवादक यानी उनकी जो ट्रांसलेटर हैं दीपा भास्ती, उनके लघु कथा संग्रह जिसका नाम है हार्ट लैम्प, उसके लिए जीता था। तो 2025 में किसको मिला था? तो ये मिला था बानू मुश्ताक और उनकी ट्रांसलेटर दीपा भास्ती को। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली महिला कौन थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो वो थी गीतांजलि श्री, जिन्हें पहली भारतीय महिला थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये दो होते हैं, एक बुकर प्राइज और एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। और पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो अरुंधति राय पहली महिला थी जिन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था और ये पहली भारतीय महिला थी। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ रुपए का कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा। किस लिए? तो पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम आपको याद रखना है कॉफीज ऑफ नागालैंड, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बात करें अगर चलिए ठीक है आगे चलते हैं। तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री जो हैं हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो प्रीमियम कॉफी है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन देखें तो नागालैंड को कच्चे कॉफी उत्पादक राज्य से एक प्रीमियम सिंगल ऑरिजिन यानी एकल मूल कॉफी अर्थव्यवस्था में बदलना इसका उद्देश्य है। तो आपको सभी चीजें अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? तो फिजिटल बैंक शाखा जो शुरू की गई है वो की गई है गुवाहाटी, असम में शुरू की गई है। और किसके द्वारा ये शुरू की गई है? तो अभी जो वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता विश्वा शर्मा, जो लगातार दूसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं हिमंता विश्वा शर्मा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस अत्याधुनिक शाखा की शुरुआत स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा की गई है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो हिमंता विश्वा शर्मा जो अभी हाल ही में असम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं उनके द्वारा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना तथा वंचित समुदाय और जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करना। जो छोटे व्यवसाय हैं ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने इस बैंक की शुरुआत की है, फिजिटल एआई फिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किस गांव से, किस स्थान से किया है? तो इसको कहाँ से किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के बस्तर से। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इसके अलावा सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करें इसका उद्देश्य की तो इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो नक्सलाइट एरियाज हैं उनको विकास
सुशासन और शांति की मुख्य धारा से जोड़ना है। मेनली अगर बात करें तो जो रिमोट एरियाज होते हैं या जो नक्सल एरियाज होते हैं, उनमें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है जन जन सुविधा केंद्र मॉडल। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो अभ्यास प्रगति है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है उमरोई में। ठीक है, उमरोई में अभ्यास प्रगति 2026 आयोजित किया गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आयोजक देश कौन सा है? तो इंडिया जो है इसका आयोजक देश है, पहली बार होने वाला है। और कहाँ होने वाला है? उमरोई में होने वाला है। ठीक है, अब ये उमरोई कहाँ है? तो ये है मेघालय में। तो मेघालय के उमरोई में ये प्रगति अभ्यास होने वाला है। ठीक है, भारत इसका आयोजक देश है। कब से कब तक होने वाला है? तो 20 मई से 31 मई 2026 तक ये होने वाला है, यानी कि ये शुरू हो चुका है। और इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं इंडिया के अलावा? तो 12 मित्र राष्ट्र देश हैं इसमें, जिनमें है भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। तो ये इसकी पार्टनर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा, जिसके लिए भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। तो चलिए देखते हैं किसको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है G7 सम्मेलन में, लेकिन कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है फ्रांस में, और इसमें भारत को विशेष अतिथि के रूप में आयोजित किया है। वहाँ इमैनुअल मैक्रोन जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। तो कहाँ आयोजित होने वाला है ये? तो फ्रांस के एवियन लेस वेंस हाउते सावोई में, फ्रांस में ये आयोजित होने वाला है। और आयोजन की तारीख तो 15 से 17 जून 2026 को G7 का आयोजन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G7 G20 से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। G7 की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। इसके अलावा जो इसके सदस्य देश हैं उनके नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे भी इन्हें याद कीजिए, आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई ट्रिक बनानी है तो आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रिक ही भूल गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको कैसे भी करके इनके नाम याद रखने हैं, जिनमें शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 में ये शामिल है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांस में इस बार ये आयोजित होने वाला है और विशेष रूप से भारत को इसमें आमंत्रित किया गया है, जबकि भारत इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, आपको याद रखना है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और बहुलवाद व लोकतंत्र जैसे साझा मूल्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया देने की अनुमति दी है? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको इच्छा मृत्यु देने की घोषणा की है, अनुमति दी है। अब ये क्यों की है तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए एक ऐतिहासिक आदेश में बताया कि जो रेबीज से संक्रमित डॉगीज हैं या ला इलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, यानी जिनका इलाज नहीं हो सकता, या जो हिंसक हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, जो बिना वजह किसी को भी काट लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे आवारा कुत्तों को यूथेनेशिया देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, आपको याद रखना है। और इसके जो इसको फैसला किया गया है उस बेंच में कौन कौन से न्यायमूर्ति या जज शामिल थे? तो देखिए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NB अंजारिया की जो एक बेंच थी, उन्होंने ये फैसला किया है और ये भी स्पष्ट किया, जब इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के कल्याण के बीच संतुलन बनाने की बात आएगी तो हमेशा मानव जीवन के संरक्षण को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी इंसान और जानवर की बात आएगी तो इंसान को ही पहले रखा जाएगा, इंसानों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आवारा कुत्तों के लिए ये इच्छा मृत्यु देने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं।
तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया जो है पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स और अन्य लागू वैधानिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही की जाएगी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो एग्रीकोला मेडल, सबसे पहले तो बात करें अगर एग्री की, तो एग्री यानी एग्रीकल्चर यानी खाद्य विभाग से संबंधित है ये अवार्ड। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो इससे सम्मानित किया गया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। देखिए, तो अभी आपको जैसा कि पता है कि प्रधानमंत्री जी इटली गए थे, सभी को पता है कि वो मेलोनी जी को मेलोडी लेकर गए थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत प्यारे-प्यारे, बहुत अच्छे पिक्चर क्लिक कराए, लेकिन वहीं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय में एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो जो वहाँ के निदेशक हैं क्यू डोंगयू, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्यू डोंगयू, जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं किसके, खाद्य और कृषि संगठन के यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जो महानिदेशक है क्यू डोंगयू, उनका नाम याद रखना है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये जो एग्रीकोला मेडल है वो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, काफी प्रेस्टिजियस सम्मान है ये। ठीक है, और ये किनको प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि सुधार किया है, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और किसानों के कल्याण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्तियों को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया जाता है और ये अभी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, अब कुछ बात करें कि खाद्य और कृषि संगठन के बारे में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। फिर बात आती है कि विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको पता है जैसा कि रोम इटली में है और उन्हें एग्रीकोला अवार्ड से यही सम्मानित किया गया है मोदी जी को। ठीक है, इसके अलावा बात कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं हम, जैसे प्रमुख पुरस्कार जो अभी नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था, जो कि नॉर्वे का एक प्रतिष्ठित सम्मान था। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसके अलावा बात करें तो स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, जो भी स्वीडन का प्रतिष्ठित सम्मान था, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। आपको अच्छे से पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 5 देशों की यात्रा पर थे और वहीं इनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कैम्ब्रिज टीचर अवार्ड 2026 से अभी सोमा मंडल जी को सम्मानित किया गया था। साध्वी सतीश सेल की बात करें तो ये कौन बनी है, तो ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है, हमने डिस्कस किया था। आनंद आर के सुपर्णा शर्मा को कौन सा अवार्ड अभी दिया गया था, तो पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है कार्लोस अल्काराज की, इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कार्लोस अल्काराज को अभी हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनको किस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया था, कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन को बिलोंग करते हैं। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है, तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कर दिया है। जो वहाँ के नए सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा ही सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षा शुरू होने के पहले वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया है, आपको याद रखना है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षा शुरू होने से पहले सुबह की सभाओं में वंदे मातरम गाना कंपलसरी कर दिया है। अभी हमने वंदे मातरम के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जैसे अभी वंदे मातरम की अवहेलना करने पर 3 साल की सजा दी जाएगी।
इसके अलावा जो वंदे मातरम है जनगण मन से यानी कि राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। और अभी 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और अगर वंदे मातरम की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1970 के दशक में लिखा गया था। लेकिन पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको गाया गया था। और इसको राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। इतनी सारी डिटेल्स आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किन 2 धावकों पर 3-3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी नाडा ने, जो कि नेशनल डोपिंग एजेंसी है, उसने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अभी अंकित और जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है नाडा के द्वारा, जो कि एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। ठीक है, तो बात करें तो नाडा ने 3-3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंकित की बात करें तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और जयेश पाटिल जो हैं रेलवे में दोनों धावक हैं और इन्हीं पर ही डोप टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ कौन सा, मेल्डोनियम पॉजिटिव पाया गया है। क्या उनके जो सैंपल है, जो डोप टेस्ट लिया गया उनका, उसमें मेल्डोनियम पाया गया है, जिस पर बाडा ने 2016 में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, हालांकि जो सजा है इनकी 1 साल कम कर दी गई है, क्योंकि इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए इनकी सजा 3-3 साल कर दी गई है। लेकिन 3 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। और अब जो ये एथलीट्स हैं वो किसी भी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं। तो बात करें अगर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, जो कि कई बार पूछी गई है, नाडा जिसने ये प्रतिबंध लगाया है, उसकी स्थापना 1900 सॉरी नाडा की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, और बाडा की बात करें, जो इनके सैंपल में मेल्डोनियम पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है, बाडा ने ही उस पे 2016 में प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कनाडा में। कनाडा में कहाँ, मॉन्ट्रियल में। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में बाडा का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, बाडा की स्थापना की गई थी 1999 में और नाडा की स्थापना की गई थी 2005 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बाडा का कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, और नाडा का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो ये दोनों ही एंटी डोपिंग एजेंसी हैं जो डोपिंग पर प्रतिबंध लगाने का काम करती हैं। और डोपिंग क्या होती है, जब एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वो कहलाती है डोपिंग, और ये उसी के विरुद्ध काम करती हैं दोनों ही एजेंसियां। और इन दोनों के बारे में ही आपसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इनकी स्थापना कब हुई, इनका फुल फॉर्म क्या है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मई 2026 में किस प्रसिद्ध कलाकार को पारंपरिक भारतीय कंथा कढ़ाई या कांथा कढ़ाई जैसे बोलते हैं शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है तृप्ति मुखर्जी को। ठीक है, तो अभी तृप्ति मुखर्जी को ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय कांथा कढ़ाई शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, कांता कढ़ाई की कलाकार तृप्ति मुखर्जी को 25 मई 2026 को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। और वे पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठित कढ़ाई है, ये कांता कढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, उसी के लिए ये जानी जाती हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है और उसका सेग्रीगेशन भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किया गया था। तो देखिए, 5 पद्म विभूषण की घोषणा की गई थी, 13 पद्म भूषण की घोषणा की गई थी और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई थी। ऐसे करके 131 पद्म पुरस्कार दिए जाने थे, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी 25 मई 2026 को तृप्ति मुखर्जी जी को कांथा कढ़ाई के लिए ही पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है।
आगे चलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है अभी केरल ने, जिसका नाम अब केरलम हो गया है। तो केरलम के द्वारा ही भारत का पहला कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है क्योंकि भारत का पहला है। तो अभी केरलम ने पहली बार कैबिनेट स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक समर्पित विभाग बनाया है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता जो हैं, जिनका नाम है पी के कुन्हाली कुट्टी, और इनको एआई मंत्रालय और या विभाग का प्रभार सौंपा गया है। तो पहली बार है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस वरिष्ठ नेता को इसका प्रभार सौंपा गया है। तो नाम याद रखना है, पी के कुन्हाली कुट्टी को इसका प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई का उपयोग करके सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को तेज, पारदर्शी और कुशल बनाना। ठीक है, तो स्किलफुल बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, काफी फास्ट बनाना सरकारी सेवाओं को, ये इसका उद्देश्य है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि केरलम है पहला। अब बात करें अगर केरलम की, तो केरलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए। तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से बजट पेश किया था। इसके अलावा जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई को मैंडेटरी भी केरल ने ही किया था। तो ये भारत में पहली बार हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। तो सीनियर सिटीजन के लिए बजट पेश किया था केरल के द्वारा। इसके अलावा 10th क्लास के बच्चों के लिए रोबोटिक्स के रूप में पढ़ाई मैंडेटरी कर दी गई है। तो आपको याद होना चाहिए। और केरल का नाम केरलम कर दिया है, ये तो आपको पता ही है। आगे चले। तो मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और पीएम श्री पूरा योजना का जो पूरा नाम है वो आपके लिए कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। और इस योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 5 सितंबर 2022 को, जब हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, तब इसकी घोषणा की गई थी। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो नोडल मंत्रालय के अंतर्गत ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो आपको याद रखना है पीएम श्री योजना का पूरा नाम क्या है और इस पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो पश्चिम बंगाल के साथ ये हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है पूरे भारत के 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। कितने? 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत को किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इटली। तो भारत और इटली ने आधिकारिक तौर पर ईयर 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित कर दिया है। तो देखिए, घोषणा की गई मई 2026 में, जब प्रधानमंत्री जी इटली गए। और इटली यात्रा के दौरान ही इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इसकी घोषणा की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, यानी इटली की सभ्यता और भारत की सभ्यताओं को के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसीलिए 2027 को कल्चर और टूरिज्म वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बुक्स से क्वेश्चन जितने भी होते हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बुक से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, और इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है, तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज रस्किन बॉन्ड के जो 52वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जारी की गई नवीनतम पुस्तक श्रृंखला का ये हिस्सा है।
और ये रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। आपको पता होगा कि ये ब्रिटिश मूल के हैं, प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में, पद्मश्री इन्हें दिया गया 1999 में और पद्म भूषण इन्हें दिया गया 2014 से सम्मानित इनको किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कब कब कौन कौन से अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की बात करें तो द ब्लू अम्ब्रेला और द रूम ऑन द रूफ, ये इनकी प्रसिद्ध कृति हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कृति हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज ये किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्लास का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए हैं बिना किसी फालतू बात के। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।